तो कैसी बच्चा पार्टी, हम पढ़ रहे थे क्लास 9 से ड्रेनेज चैप्टर, ज्योग्राफी का सेक्शन था हमारा। और प्रीवियसली जो लेक्चर्स हमने देखे, क्योंकि इस साल सेकंड टर्म में आने वाला है और केवल मैप आने वाला है, तो हमने क्या किया, इसको एनटीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही छोटा छोटा पढ़ा था। और इसमें आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है लेक्स। और ऑलरेडी हम क्या पढ़ चुके हैं, हम रिवर्स पढ़ चुके हैं। तो हम जितनी भी रिवर्स थी, कौन कौन सी रिवर, पेनिसुलर वाली और हिमालयन वाली, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज एक छोटा सा कंसेप्ट है लेक्स का, और उसके अलावा एक छोटा सा मैप है, वो भी हम देखेंगे। बाद में जब मैं सेकंड टर्म वाला मैप आपको कंप्लीट कराऊंगा तो इसके मैप फिर से हम देखेंगे। एनटीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूं तो एनटीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद में। उसमें से 30 क्वेश्चन हम देखेंगे और फिर एनटीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेज 1 के लिए जो भी क्वेश्चंस बनेंगे उनको भी हम डिस्कस करेंगे जल्दी ही। तो करें शुरू। देखिए, लेक्स, तुम जानते हो लेक क्या होता है। एक वैसे तो झील कहते हो, ठीक है, लेक को आप झील कहते हो। तो क्या होता है ये, तो ऑब्वियसली ये काइंड ऑफ वाटर बॉडी है। और ये जो वाटर बॉडी है बेसिकली आपको देखने को मिलती है जो भी अर्थ का हॉलो होता है, ठीक है। और इसके आसपास पानी होता है, सराउंडेड बाय लेक्स। कई बार क्या होता है, जैसे इमेजिन कीजिए ये पहाड़ है और यहां पर ये जो थोड़ी सी जगह है, ये प्लेस थोड़ा सा आपका ढलान वाला है, यहां पे वाटर कलेक्ट हो सकता है। तो पानी जो बह करके आता है वो यहां पे कलेक्ट हो जाता है और ये जो जगह होती है ये वाटर बॉडी बन जाती है और इसी वाटर बॉडी को हम लेक कहते हैं, झील कहते हैं, ठीक है। चलिए, अगर हम लेक्स की बात करें तो भारत में स्पेशली काफी सारे लेक्स हैं, अलग अलग साइज की है, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कुछ मीठे पानी की है, कुछ खारे पानी की है, ठीक है। कुछ जमी हुई है परमानेंटली, कुछ ऐसी है जहां पे टूरिज्म बहुत ज्यादा होता है और कुछ ऐसी है जहां पे टूरिज्म नहीं भी होता, ठीक है। तो लेकिन जो हमारे यहाँ पर लेक्स हैं वो परमानेंट है। परमानेंट इन द सेंस जितनी भी लेक है वहां पे पानी रेगुलर रहता है, ठीक है। और कुछ ऐसा होता है जो केवल रेनी सीजन के दौरान ही बनती है। जैसे अगर आप जयपुर की बात करें तो जयपुर में भी एक लेक है जिसको आप जल महल कहते हो, वो क्या है, अ काइंड ऑफ लेक, ठीक है। और अगर आप उदयपुर की बात करें, स्पेशली राजस्थान की बात करें, तो वो तो झीलों की नगरी है ही हमारे, ठीक है। बहुत जगह पर ये जो हम बात कर रहे हैं, ये जो लेक्स हैं वो कई जगह पर रेनी सीजन के दौरान ही, मतलब जब बरसात होती है तो जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि वाटर फ्लो करता हुआ कलेक्ट हो जाता है। तो कुछ जगह पर ये परमानेंट नहीं होती, वो केवल रेनी सीजन में आती है, बट मोस्ट ऑफ द लेक्स आर परमानेंट। कुछ लेक्स ऐसी भी हैं जो इनलैंड ड्रेनेज के कारण, सेमी एरिड एरियाज हैं, वहां पर इनलैंड ड्रेनेज के कारण मतलब पानी कलेक्ट होता है और कलेक्ट होकर वहां पे पहुंच जाता है, उस लेक में पहुंच जाता है। तो कुछ लेक्स ऐसी भी हैं, जैसे अभी मैंने आपको जल महल के बारे में बताया कि आसपास जो पानी है वो कलेक्ट होगा और वहां पर पहुंच जाएगा। इस तरह का सिस्टम बना रखा है, यह है इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम के तहत बनी हुई लेक। कुछ ऐसी लेक्स भी हैं जो कि रिजल्ट है किसी एक्शन का, लाइक ग्लेशियर वगैरह पिघलते हैं और उसके बाद में जो पानी फ्लो करता हुआ पहुंचता है तो एक जगह पे कलेक्ट हो जाता है। कुछ ऐसी भी है जो आइस शीट्स से भी बनी हुई है, ठीक है। मतलब जब सर्दियां होती हैं, अगर हम नॉर्थ में चले जाएंगे तो सर्दियां जब होती है तो पानी क्या होता है, उसकी एक परत जम जाती है और जैसे ही वो लेयर देन लेयर देन लेयर, उसके बाद में जब गर्मियां आना शुरू होती है तो लेयर्स जो होती है वो मेल्ट हो जाती है और वो फिर पूरी जो एरिया है वो वाटरस हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में उसको भी हम लेक कहते हैं। ऐसे में कुछ ऐसी होती है while the other have been formed by the wind, river actions and human activity। कुछ ऐसी है जो आर्टिफिशियल है, कुछ नेचुरल है, कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण बनी हुई है। कई बार क्या होता है, जैसे कई बार ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं जब ह्यूमन एक्टिविटीज वहां हो रही होती है किसी भी प्लेस पे, और अगर किसी भी ह्यूमन एक्टिविटी के कारण कोई ऐसा प्लेस बन गया जहां पे वाटर कलेक्ट हो सकता है, जैसे कुछ आर्टिफिशियल लेक्स होती हैं और कुछ नेचुरल लेक्स होती हैं। तो आर्टिफिशियल लेक्स या तो बनाई गई है या फिर अनइंटेंशनली है या इंटेंशनली है, तो उसके बारे में ही यहां पर बात की गई है। विंड का मतलब ये नहीं है, विंड का मतलब ये है कि कई बार सिचुएशन कुछ ऐसी बन जाती है कि हवा के कारण जो मिट्टी है, जो सॉइल है, उसका इरोजन होता है, कहीं पर वो अचानक से एक ऐसा प्लेस क्रिएट हो जाता है या बहुत लंबे टाइम तक किसी पर्टिकुलर नेचुरल थिंग का अवेलेबल होना या उसके अंदर चेंजेस आने के कारण भी वहां पे हॉलो क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण वहां पर वाटर कलेक्ट हो सकता है। तो सच थिंग्स आर कंसिडर एज लेक्स। और ये जो लेक्स हैं इसके बारे में थोड़ी सी और चीजें हैं कि इंडिया में स्पेशली अगर हम देखें तो कुछ लेक्स एग्जिस्ट करती हैं। उनमें से सबसे पहले कुछ लेक्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं, फिर मैप में भी इनको एक बार लोकेट करने की
कोशिश करेंगे। चलो वन बाय वन ही देख लेते हैं। सबसे पहले सांबर लेक, कई बार क्वेश्चन आया है सांबर लेक के बारे में। सांबर लेक कहाँ पड़ती है बेटा? सांबर लेक आपके राजस्थान के अंदर है, ठीक है। कैसी लेक है ये? इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है, मतलब खारे पानी की झील है। राजस्थान के और दूसरे अगर हम सॉल्ट लेक की बात करें, जहां पे खारे पानी की जो झीलें हैं, उसमें आ जाता है आपका डेडवाना, दिगाना, पचेंद्रा, कुचामन और लूनकरणसर, ठीक है, याद रहेगा। ये आपके आ गए राजस्थान में। देखो राजस्थान के अंदर स्पेशली जो सांबर लेक है, आप इंडिया के फिजिकल मैप की अगर अपन बात करें तो वहां पे ऑटोमेटिकली आपको ये चीज दिख जाएगी अलग से ही। इसमें आपको ज्यादा रिकॉग्नाइज करने की, याद रखने की जरूरत नहीं होगी, अलग से ही आपको ये वाला पॉइंट है ना जो दिख जाएगा, ठीक है। आ जाओ लुनार लेक की बात करते हैं अगर अपन, तो जो लुनार लेक है ये सिचुएटेड है आपके महाराष्ट्र में, आपको दिख भी रहा होगा ये वाला, ये आपका लुनार लेक है, ठीक है। आपसे मैप में ही पूछेगा ये कहां पर है, ये पूछ सकता है 1 मार्क क्वेश्चन में। तो ये जो लेक है बेटा महाराष्ट्र के अंदर आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट लेक चिलिका की बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है? मैप में कई बार पूछा जाता है। तो ये कहाँ है? ये पुरी डिस्ट्रिक्ट में है। चिलिका लेक कहाँ है? पुरी डिस्ट्रिक्ट। पुरी कहाँ है बेटा? उड़ीसा के अंदर। और इसका जो साउथ है, साउथ ऑफ महानंदी डेल्टा इज द बिगेस्ट लेक ऑफ द कंट्री। ये कहाँ है? ये जो चिलिका लेक है इंडिया की सबसे बड़ी लेक है। कहां पर बढ़ेगा? देखो वहां पे, ये रहा, किसके नीचे है? साउथ ऑफ महानंदी रिवर। तो महानदी रिवर के डेल्टा के अंदर ये सबसे मतलब बनाती है, ये अपना लेक बनाती है एंड इंडिया की सबसे बड़ी लेक है। नेक्स्ट पे आ जाएंगे अपन। नेक्स्ट लेक की बात करें तो कोलरू जो लेक है वो आंध्र प्रदेश के अंदर सिचुएटेड है और किसके कारण से बनती है? कृष्णा एंड गोदावरी डेल्टा के अंदर। कृष्णा एंड कावेरी जो देखो यहां पर से आप इसको कह सकते हो, ये वाला है, ये जो लेक है ना, ये कृष्णा एंड जो आंध्र प्रदेश के अंदर है, ये कृष्णा एंड जो गोदावरी रिवर है उसके डेल्टाज के थ्रू ये बनती है, या उस डेल्टा के अंदर ये इसका फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है पुलिकट लेक। तो ये कहाँ है? चेन्नई के पास। पुलिकट लेक आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, दिस वन, ठीक है। तो ये लेक है और इसके अंदर भी आपको काफी सारे लगून्स देखने को मिलेंगे। लगून क्या होता है लास्ट में इस चैप्टर के आपको बता दूंगा अभी। अब हुआ क्या है, लेकिन इस रिवर के अंदर मतलब ये जो ये पुलिकेट लेक है, इस पुलिकेट लेक को ओरिजिनली आप मान सकते हो नहीं है ऐसा, मतलब ये जो इसका ड्रेनेज था वो हो रहा था, तो सैंडपिट से क्या करा है, इसको लोग रोक दिया है, जिसके कारण से अब यहाँ पे श्रीहरिकोटा जो आइलैंड है वो फॉर्मेशन हो गया है। मतलब इसको ऐसे मान सकते हो कि ये जो लेक थी, इस लेक को हर जगह से, मतलब एक छोटा सा ये जो हिस्सा है इसका, आप मान सकते हो कहाँ से? बे ऑफ बंगाल वाले हिस्से से, वहां पे लॉन्ग जो सैंडपिट है उसको लगा दिया गया है, बैरियर लगा दिया गया एक तरीके से, और ये फिर एक्चुअल में अब क्या बन गया है? श्रीहरिकोटा आइलैंड बन गया है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट लेक है लोकतक लेक। ये मणिपुर के अंदर पड़ती है। अगर आपको वहां कलर दिख रहा होगा कोने में, मणिपुर, ये वाली लेक। तो ये वाली लेक है, फ्रेश वाटर लेक है इंडिया के अंदर, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर। यहां पर एक अच्छा क्वेश्चन जो बार बार कई बार पूछा गया है वो है कि यहां पर एक नेशनल पार्क है जिसको आप फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी कहते हो, क्योंकि वहां पर ये जो एरिया बनता है थोड़ा मार्शी सा बन जाता है। इसका नाम है केईबुल। इसको लिख देता हूं मैं, अच्छा वैसे तो लिखा हुआ है, देख लो यहां पे, थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, केईबुल लामजाओ, ठीक है। तो ये वाला जो नेशनल पार्क है ये फ्लोटिंग, इंडियाज ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, ठीक है, और वो इसी एरिया में सिचुएटेड है। यहां मेरे हिसाब से तो यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। नेक्स्ट पे बात करते हैं, जल्दी से इस चैप्टर को खत्म करना है आज अपने को। नेक्स्ट है आपका वेमबंद लेक। ये कहाँ है? ये बेटा ये भी एक तरीके का लगून है। देखो लगून क्या होता है, इसको चलो ऐसे देख लो जल्दी से, लगून क्या होता है? ये होता है लगून जब वाटर कहीं पर एंट्री करे और यहां पे ये सैंड से एरिया बन जाए, ठीक है। जैसे अगर ये वाले जैसे एरिया होंगे, यहां वाटर है और वाटर होने के बाद यहां मिट्टी कलेक्ट हो गई, और मिट्टी कलेक्ट होने के बाद में स्टिल वो पानी से वाटरस है, तो ऐसे में वो लगून बनता है। ये जमीन है आपका, देखो इस मैप के अंदर आपको दिखेगा, ये जमीन है आपकी, ये समुद्र है आपका, और ये लगून है।
यहां पर सैंड बैरियर्स बन गए, मतलब ऐसे खड़े होकर के वो पहाड़ से बन गए मिट्टी के, ठीक है, उस पानी के कारण से, तो वो लगून होता है। तो ऐसे अभी और फोटोग्राफ दिखा दूंगा आपको इसकी। तो ये जो लगून्स हैं ये बन जाती है कहाँ, ये काइंड ऑफ लगून है और केरला के अंदर है ये, बिल्कुल यहां पर आपको दिख रही होगी दिस वन। ये एक इंपॉर्टेंट स्पोर्ट है, टूरिस्ट स्पोर्ट कह सकते हो आप इसे। कोकोनट आइलैंड, यहाँ पे ये कोकोनट आइलैंड भी, मतलब कोकोनट आइलैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका गोहाना लेक, ये कहाँ है, देवप्रयाग में है, मतलब आपको मैं कहूँ देवप्रयाग, यहाँ मान लीजिएगा इसको, ठीक है, यहाँ पर है ये, और गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में है। बस एक तरीके से गंगा की ट्रिब्यूटरीज जो हैं देव, वो अलकनंदा, ठीक है, वहाँ और मंदाकिनी, वहाँ पर ये जो लेक है गोहाना, इसको कई जगह पर ये भी कहा जाता है गोहाना, एक एन और मतलब ए और जुड़ जाता है, गोहाना, ठीक है, गोहाना लेक। नेक्स्ट है, और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तुम जानते होंगे, वॉलर लेक, जो कि आपकी जम्मू एंड कश्मीर की है। कई बार मैप में आपको फिल करने के लिए कह देता है, तो वॉलर लेक है, इसके साथ में आपको डल झील भी देखने को मिलेगी, डल लेक भी, ठीक है। तो ये सारी कुछ लेक्स हैं, और इंपॉर्टेंटली मैप में आपसे पूछते हैं, ज़्यादा तो ये नहीं पूछते हैं, बस ये पूछ लेंगे कि भाई लोकेटेड कहाँ है, तो आपको इनका जो स्टेट है वो याद रहना ज़रूरी है, एंड एज वेल एज इनका फॉर्मेशन किन से हुआ है, अगर ऐसा कुछ यहाँ पर बताया जाता है तो मीठे पानी की है, खारे पानी की, ये सारी चीज़ें, बस इतनी सी चीज़ें आपको याद रखनी है, और तो कुछ नहीं याद करना आपको, बाकी मैप आपके पास पहुँच ही जाएगा। नेक्स्ट, लेक का इंपॉर्टेंस क्या है, जो लेक्स हैं ये क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं, तो ऑफ कोर्स ये क्या करती हैं, जो लेक होती हैं रेगुलरेट करती हैं फ्लो ऑफ रिवर। कई बार क्या होता है, जैसे बरसात आती है, बरसात आने के बाद पानी एक जगह पर कलेक्ट हो जाता है, कलेक्ट होने के बाद अगर वहाँ से कोई रिवर फ्लो कर रही है, या अगर वहाँ पर रिवर नहीं भी है, पानी एक साथ कलेक्ट हो गया, तो अपन जो रेनी रिवर्स बोलते हैं ना, जो रेनी सीजन में रिवर्स आती हैं, तो उनका जो फॉर्मेशन होता है, सॉरी, वो इन्हीं कारण से होता है। तो हमेशा ये जो लेक होती हैं ये रेगुलरेट करती हैं फ्लो ऑफ रिवर को, साथ ही साथ ड्यूरिंग हैवी रेनफॉल, अगर कभी ज़्यादा बरसात आ जाए या हैवी रेनफॉल हो जाए, तो लेक्स, क्योंकि इसमें वाटर स्टोरेज की कैपेसिटी होती है, तो फॉर श्योर वो उसके फ्लो को भी धीरे कर देगी, और फ्लड आने से भी ये कई बार रोक लेती हैं, क्योंकि वाटर इसके अंदर चला जाता है। नेक्स्ट बात करें, ड्राई सीजन की बात करें, मतलब गर्मियों के टाइम में, तो ऑफ कोर्स वाटर के जो भी नीड है या उसका जो भी यूटिलाइजेशंस हैं, उसके लिए भी लेक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। वाटर फ्लो को भी ये कहीं ना कहीं मेंटेन करने की कोशिश करती हैं। लेक्स को आप यूज़ कर सकते हो जो हाइडल पावर जनरेशन है उसके लिए, मतलब इससे आप पानी से बिजली बना सकते हो, अगर आपके पास में सही इक्विपमेंट्स हैं तो, ठीक है। और साथ ही साथ आसपास का जो क्लाइमेट होगा, जो सराउंडिंग होगी, उसको बहुत सूदिंग रखेगी लेक। अब सोचो ना, आसपास अच्छा सा हरियाली है, पानी है आपके पास चारों तरफ, तो जो एनवायरनमेंट होगा वो बहुत सूदिंग हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, जिसके कारण से क्लाइमेट के अंदर जो भी मॉडरेट्स होते हैं, जो भी कंडीशंस होती हैं, जो भी चेंजेस आते हैं, उसको ये मेंटेन और बैलेंस करने की कोशिश करती है। गर्मियों के टाइम में लेक के पास में बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होंगे जो पानी पी पाएंगे, या वेजिटेशन इरिगेशन के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ठंड है तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्पीशीज़ होंगे जिनको लाइफ मिल सकेगी, तो वो सारी चीज़ें बैलेंस करना, इकोलॉजिकल सिस्टम, टूरिज्म और ब्यूटीनेस, ऑल सच थिंग्स कैन बी प्रोवाइडेड बाय द लेक्स। तो इंपॉर्टेंस सेम वैसे ही है जैसे रिवर का इंपॉर्टेंस होता है, सेम टू सेम सारी चीज़ें वही है, कुछ अलग अंतर इसमें नहीं है। अगर हम बात करें हमारी इकोनॉमी के अंदर रिवर्स का रोल क्या है, हमारे चैप्टर के एंड पे हम जा रहे हैं धीरे धीरे। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारी इकोनॉमी में रिवर्स का इंपॉर्टेंस क्या है, तो दीज आर द असेंशियल थिंग्स, दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स। सबसे पहली बात करें तो जो पानी होता है, जो रिवर होती है, उसके साथ में जो पानी आता है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स कंसिडर किया जाता है किसी भी ह्यूमन एक्टिविटी के लिए। चाहे आपको रिवर के थ्रू कहीं पर मूव करना हो, या फिर आप ये मान के चलें टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिशिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी रिवर वाटर। तो एक पानी का एक सबसे सही सोर्स अगर देखें हम, नेचुरल रिसोर्स देखें, तो दैट इज रिवर, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर क्या होता है, इरिगेशन की जो भी हमारी नीड्स होती हैं उसको फुलफिल किया जाता है विद रिवर वाटर। विथ रिवर वाटर इरिगेशन की फैसिलिटीज को फुलफिल किया जाता है। जब रिवर फ्लो करती है तो अपने साथ में अलूवियल सॉइल, बिल्कुल फ्रेश
जो सॉइल होती है, ताज़ा जो सॉइल होती है वो उनको लेकर आती है और डिपॉजिट करती है उसको जितने भी एग्रीकल्चरल लैंड्स हैं वहाँ पे। साथ ही साथ रिवर प्रोवाइड करती है वाटर फॉर डेली रूटीन वर्क, जो भी हमें ड्रिंकेबल पोर्टेबल वाटर है, ऑल सच वाटर आर प्रोवाइडेड बाय द रिवर फ्लो। तो रिवर फ्लो से ही ये सारी चीज़ें हमें अवेलेबल होती हैं। नेक्स्ट की अगर अपन बात करें तो कई बार रिवर को एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी हम यूज़ करते हैं, लोगों को सामान को पहुंचाने के लिए वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा भी होता है कि रिवर को यूज़ किया जाता है फॉर जनरेटिंग द इलेक्ट्रिसिटी, मतलब एक तरीके का जब रिवर का फ्लो है उसको, जो भी रिवर बह रही है उसके ऊपर आपने डैम्स बना दिए, डैम बनाने के बाद में उससे आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो। बहुत सारी जगह पर ऐसे होता है। और रिवर का मेन पर्पस अगर हम देखें तो आज के टाइम पे जब आप कई सारे प्लान्स बनाते हैं तो उन प्लान्स में रिवर के साथ में जो जुड़ा हुआ एक प्लान है वो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। 7th पॉइंट पे बात करें तो ऑब्वियसली फिशिंग और जो भी टूरिज्म है उसके प्रमोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रिवर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। मैं थोड़ा सा जल्दी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मुझे इस चैप्टर को खत्म करना है जल्दी से जल्दी। नेक्स्ट है बेटा, और रिवर को यूज किया जाता है इरिगेशन के लिए, नेविगेशन के लिए, हाइड्रो पावर के लिए, वही सारी चीज जो हम ऊपर पढ़ गए हैं इसको रिपीट कर दिया गया है। ठीक है, तो एक बार फिर से देख ले क्या क्या होता है रिवर्स के थ्रू। तो यहां पर बताया गया है नेचुरल रिसोर्सेज है हमारे एसेंशियल थिंग्स के लिए, हमारे इरिगेशन की जो एक तरीके से फैसिलिटी है उसको अवेल करने के लिए हमें रिवर्स चाहिए। अलुवियल सॉइल डिपॉजिट्स देती हैं हमें, डेली रूटीन के जो भी वर्क हैं, ड्रिंकेबल वाटर है, वो सारी चीज़ हमें यहाँ से मिलती है। इवन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी भी आप जनरेट कर सकते हो, फिशिंग या टूरिज्म को प्रमोट कर सकते हो, और इसके थ्रू आप इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे एग्रीकल्चर का मेजर जो इम्पोर्टेंस जिसमें फील होता है लोगों को, वो होता है एग्रीकल्चर के अंदर के हार्वेस्ट ग्रो करने के लिए इरिगेशन फैसिलिटी उनको मिल जाए, है मतलब इरिगेशन मिल जाए, नेविगेशन हो जाए या फिर पावर उनको मिल जाए, तो ऑल सच थिंग्स आर एक्चुअली प्रोवाइडेड बाय अ रिवर वाटर या रिवर फ्लो। तो उस रिवर फ्लो से ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। तो मेरे हिसाब से तो बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे आज भी हम पूरी तरीके से नेचुरल थिंग्स पे डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। चलो आगे देखो, जल्दी जल्दी फटाफट देखते हैं आगे क्या है। कुछ ही पॉइंट्स बाकी हैं अब तो। जैसे अब जो प्रॉब्लम आ रही है हमारे सामने वो आ रही है कि जो रिवर है जो इतनी इंपॉर्टेंट है, इसके साथ में हमने क्या करना शुरू कर दिया, इसको पल्यूट करना हमने शुरू कर दिया। रिवर्स कैसे पल्यूट हो रही है? तो पहली चीज, एक तो हो रही है हमारे कारण से, और दूसरी हो रही है हमारे इंडस्ट्रीज के कारण से या सीवरेज के कारण से। तो जो भी हमारे डोमेस्टिक जो भी कचरा वगैरह होता है या जो भी म्युनिसिपल होता है या इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, एग्रीकल्चर वेस्ट होता है, उन सबको हम कहां कर देते हैं, हम वाटर के अंदर डिसॉल्व कर देते हैं। तुम देख रहे होंगे दोनों फोटोग्राफ, कुछ तो ऐसी क्रूशियल फोटोग्राफ्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर नहीं करी। ठीक है, तो जो भी हमारे कारण से हो रहा है या फिर इंडस्ट्रीज के कारण से हो रहा है, इससे हमारा जो वाटर है वो पल्यूट हो जाता है। और ये जो पल्यूटेड वाटर है, जो फ्रेश वाटर उसके साथ मिलकर के नदियों के थ्रू होता हुआ या तो हम लोगों तक पहुंचता है या फिर समुद्र में जाके गिर जाता है, मिल जाता है। तो दीज आर द टू वेज बाय दैट वी आर एक्चुअली पोल्यूटिंग द रिवर्स, एंड उसके कारण से वाटर पोल्यूशन को हम बढ़ावा दे रहे हैं। और सबसे पहली चीज़ जैसे मैंने तुम्हें बताया कि डोमेस्टिक यूज़ करते हुए हम म्यूनसिपैलिटीज़ का म्यूनसिपल जो सेवरेज होता है वो यही तो है, और इंडस्ट्रियल वेस्ट, एग्रीकल्चर डिमांड, ये सारी डिमांड मीन्स उनको क्लीन रखना जो कंडीशंस हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, रिवर्स को बेस बनाते हैं, इनको हम अफेक्ट मतलब नेगेटिवली इस पे इम्पैक्ट डालते हैं, पल्यूट कर देते हैं, और उससे हमारे एनवायरनमेंट के अंदर कहीं ना कहीं हम इम्बैलेंस भी क्रिएट करते जा रहे हैं। ठीक है बच्चा, आगे देखिए फटाफट से। अब इंडिया में क्या हुआ है, इंडिया के अंदर प्लान बनाए गए हैं रिवर का कंजर्वेशन किया जाए, तो नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान बनाया गया, और इस प्लान को 3 फेजेस में, स्पेशली यहां पे अलग अलग फेजेस बनाएगी, उन फेजेस में इनको डिस्कस किया गया। अगर हम गैप की बात करें, स्पेशली गंगा की बात करें, तो गंगा एक्शन प्लान बनाए गए। ये 2 प्लान है, फर्स्ट फेज एंड सेकंड फेज। इसके अंदर इनिशिएटिव जो सबसे पहली बार लिया गया वो 1985 में लिया गया था। ये एनटीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और इसे बंद कर दिया गया 2000 के अंदर, 31 मार्च 2000 के अंदर। ठीक है, 15 साल लगभग ये चला। इसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट यही कंसिडरेशन था कि जो भी चीज़ें हुई है उसको साफ, रिवर जो है उसको साफ रखना है, जो पोल्यूशन हो रहा है
स्पेशली गंगा रिवर के अंदर उसको कैसे आप कम से कम कर सकते हैं, और जो भी गंगा की सफाई है वो कैसे की जाए, इसको वापस से शुरू किया गया। गंगा एक्शन प्लान फेज 2 निकाला गया। इसके अंदर जो नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान था उसके साथ, पहले वाले के साथ इसको मर्ज किया गया, और नाउ इसको थोड़ा सा बढ़ा कर दिया गया। लगभग 152 टाउन्स तक जो भी लोकेटेड थे, पहले कम थे, अब जो लोकेटेड है उन सभी एरियाज में स्पेशली इस चीज़ को, जैसे साफ सफाई हो या फिर गंगा रिवर का जो वाटर है उससे जो भी चीज़ें फैसिलिटीज़ अवेल करवाई जा सकती थी इन सभी टाउन्स में, वो चीज़ स्टार्ट की गई। साथ ही साथ 16 स्टेट्स के अंदर और लगभग 27 इंटर स्टेट जो लोकेशंस थे उन सभी को भी यहाँ लोकेट किया गया है, बताया गया है। ठीक है, देखिए आप यहाँ लिखा है द गंगा एक्शन प्लान गैप फेज 2 हैज बीन मर्ज विद द NRCP. The expanded NRCP now covered 152 towns located along 27 interstate rivers in 16 states. लगभग 27 रिवर्स के साथ 16 स्टेट से होते हुए 152 टाउन्स तक इसकी जो भी बेनिफिट्स थे वो सारे पहुंचाए जा रहे थे। अगर हम इस एक्शन प्लान की बात करते हैं तो ऑब्वियसली पोल्यूशन को कम करना था, खत्म करना था और गंगा को साफ करना था। जो वाटर अवेलेबल है रिवर के अंदर, जो स्पेशली गंगा का वाटर है, उसको कैसे आप वापस से रीयूजेबल बना सकते हो, पोल्यूशन कैसे खत्म कर सकते हो, और आगे चल के कैसे उस पानी को ट्रीट करोगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है द मिलियंस ऑफ द लीटर ऑफ सेवरेज इज टारगेटेड टू बी द इंटरसेप्टेड, डाइवर्टेड एंड ट्रीटेड, कि कैसे उस पानी को जो मिल रहा है इसके अंदर उसको आप रोको, सही तरीके से उसका मैनेजमेंट करो या उसको रीट्रीट करो। तो जो भी सही तरीके से हो सकता था मैनेजमेंट, उन सबको यहाँ पर मेंशन किया गया है, बताया गया है। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर नहीं है तो लगभग अपना चैप्टर खत्म हो गया है। बट उस चैप्टर के तो खत्म होने के बाद में एक चीज़ तो ज़रूर आ जाती है कि कुछ फैक्ट्स जो क्वेश्चन बना सकते हैं उनको भी एक बार देख लें। तो सम फैक्ट्स आर देयर, स्पेशली जैसे आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वर्ल्ड की सबसे बड़ा जो रिवर ड्रेनेज है या ड्रेनेज बेसिन है वो है नाइल रिवर का, और इजिप्ट के अंदर एग्जिस्ट करता है। हमारे यहाँ पर इंडस रिवर का सिचुएशन ये था कि इंडस वाटर ट्रीटी हमने साइन की थी, ऑब्वियसली पाकिस्तान के साथ रहेगा, और 1960 में हमने किया था। और इसमें एक चीज़ जो सामने आई थी जो कि बहुत सरप्राइजिंग है कि इंडिया के पास केवल 20% टोटल वाटर कैरिड बाय इंडस रिवर सिस्टम वी कैन यूज। इंडिया केवल 20% वाटर यूज कर सकता है इंडस रिवर का, बाकी अलाउ नहीं है, क्योंकि वो मैक्सिमम पानी किसके पास जाता है, पाकिस्तान के पास, तो केवल उन्हीं को अलाउ किया गया है। साथ ही साथ अगर हम इंडस वाटर ट्रीटी की बात करें, ये चीज वापस रिपीट होगी तो जस्ट इग्नोर दिस। ब्रह्मपुत्र रिवर को आगे तसांग पीओ कहा जाता है तिब्बत में, और जबकि बांग्लादेश में केवल ब्रह्मपुत्र रिवर का जो नाम है वो बदल करके जमुना रिवर हो जाता है, जो कि आप ऑलरेडी कई बार सुन चुके होंगे, जमुना रिवर। जबकि जमुना रिवर कोई सी नहीं है, ब्रह्मपुत्र रिवर का ही नाम है, लेकिन कहाँ, बांग्लादेश में। कावेरी रिवर है वो हमारे देश का दूसरा सबसे बड़ा वाटरफॉल, मतलब कावेरी रिवर मेक्स द सेकंड बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, जिसको हम कहते हो शिव समुद्रम वाटरफॉल कावेरी रिवर पर है। ये चीज मैंने जो चैप्टर अभी प्रीवियसली आपको कावेरी रिवर पढ़ाया था, लेक्चर जो पढ़ाया था, उसमें भी शायद ये स्किप हो गया था। मुझे लगा कि वो वीडियो चल रहा है, लेकिन वो वीडियो पॉज हो गया था, इसलिए मुझे वो काटना पड़ा। वहाँ पर ये चीज़ मेंशन थी, इसलिए इस चीज़ को मैंने वापस से यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, वो चीज़ कट गई थी थोड़ी सी, तो उस चीज़ के लिए तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। अगर आप वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड के अंदर लगभग आप जानते हो मैक्सिमम जो अर्थ का सरफेस है उसमें 71% तो वाटर ही है। बट अगर आप देखोगे तो ये जो वाटर है लगभग सॉल्टी है, केवल 3% वाटर ऐसा है। 71 तो टोटल वाटर है, इसमें से 97% सॉल्ट वाटर है, 3% वाटर जो है वो ड्रिंकेबल है, लेकिन पूरा भी अवेलेबल नहीं है। कैसे? या तो ये जमा हुआ है या फिर अंडरग्राउंड है। जो अंडरग्राउंड है उसको तो हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, और वो केवल 1% से भी नीचे है, और ये लेवल लगातार नीचे गिरता जा रहा है। ठीक है, तो देखिए अगर लेक्स का एक्सटेंशन जो है वो ज़्यादा हो जाता है तो इसको आप क्या कहते हो, सीज कहते हो। ठीक है, सीज क्या होती है, वाटर बॉडी है एक तरीके से। सी नहीं कहेंगे हम, सी का मतलब समुद्र, एस का मतलब प्लूरल मत बना देना इसको, सीज का मतलब अ काइंड ऑफ वाटर बॉडी। ठीक है, जैसे कैस्पियन सी, डेड सी और ऑरल सी। तो ये सीज हैं कुछ, ये कुछ लेक्स हैं, ये चीज़ें हमने एज अ फैक्ट इसको देखा, एज अ फैक्ट इसको हमने पढ़ा। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आ जाइए नेक्स्ट, कुछ और पॉइंट्स भी हैं, कुछ इमेजेस हैं जो मुझे आपको समझानी है। देखिए
ये सारी चीजें वैसे तो ऑलरेडी तुम पढ़ चुके हो, देख चुके हो। अगर इसमें फिर भी प्रॉब्लम आती तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। क्या है, वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले की बात करें तो एस्टुअरी होता है। एस्टुअरी क्या होता है, जैसे अपन कहते हैं ना कि किसी चीज का, जैसे देखो रिवर है, ठीक है, ये सी है, ये रिवर है और ये लैंड है। तो यहां पर ये वाला जो है इसको एस्टुअरी कहेंगे, किसी मुहाना कहते हैं वैसे तो हिंदी में इसको। तो ये जो हिस्सा है ये क्या है, एस्टुअरी है, ठीक है। ऐसे ही लगून, मैंने आपको बताया, ये लैंड है, ये सी है और ये एरिया बन गया। कैसे होता है ये, जैसे एक्सबो दिख रहा होगा ना तुम्हें, देखो इस ये जो एक्सबो दिख रहा है आपको, ओ ये वाला, तो इमेजिन कर लो ये तो है आपका वाटर और ये है सैंड। तो सैंड ने क्या किया, सैंड ने इसको ऊपर उठा लिया और यहां पर एक ऐसा एरिया बन गया, तो लगून बन जाता है। आगे चल करके ये एरिया कवर हो जाता है, यहां पे पानी भर जाता है, ठीक है। तो ये ऊपर उठा हुआ एरिया है, यहां पे पानी भर जाएगा तो लगून बन जाएगा, ये लगून है। नेक्स्ट, गॉर्ज की बात करें तो गॉर्ज क्या होता है, दो बड़ी बड़ी चट्टानें होती है, यहां से पानी बह रहा होता है, ठीक है, तो ये गॉर्ज होता है। डेल्टा तुम जानते ही हो कि रिवर जहां जहां से बहेगा, भैया रिवर जहां जहां से बह रही है तो वो पूरा जो एरिया होगा दैट वुड बी कंसिडर एज डेल्टा। ये तो पहले लेक्चर में ही बता दिया था मैंने तुम्हें। फिर है, इमेजिन कीजिए वाटर फ्लो कर रहा है, वाटर फ्लो करने के बाद में थोड़ा सा वाटर जो है उसने अपना जो रास्ता है वो थोड़ा सा बदल दिया। रास्ता बदलने के बाद उसका शेप कुछ ऐसा हुआ, आगे चल के वाटर ने फिर से अपना रास्ता बदल लिया और ये एरिया एज इट इज छूट गया, तो इसको कहा जाएगा एक्सबो, ठीक है, ये एक्सबो कहलाएगा। और ये इनलैंड ड्रेनेज, इनलैंड ड्रेनेज का मतलब देखिए यहां पर जो वाटर फ्लो कर रही है, ये वाटर फ्लो कर रही है, बह रही है आगे, और इनलैंड हो रहा है ये सारी चीजें, मतलब जमीन के रास्ते वाटर जब फ्लो कर रहा होता है, रिवर जब बह रही होती है तो वो इनलैंड होता है। रिवर का, ऐसे मान लीजिए रिवर का लैंड एरिया से होते हुए बहना, तो इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम है वो, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी हैव सीन द चैप्टर। फ्यू क्वेश्चंस वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। आई होप यहां तक जो हमने पढ़ा वो आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यूज देख लेंगे, वही सफिशिएंट होगा आप लोगों के लिए क्लास 9th के हिसाब से, और इसको और डिस्कस करेंगे हम। ये जो लेक्चर्स हम पढ़ रहे हैं ऐसा नहीं है कि इतना ही पढ़ेंगे, इसके आगे भी दोबारा भी इन सब चीज़ों को पढ़ना है हमें, बट एक शॉर्ट आपको डिस्क्रिप्शन दिया था हमने, एक शॉर्ट इस चैप्टर के बारे में ब्रीफ आपको बता दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ एमसीक्यूज के साथ, और फिर नया लेक्चर शुरू करते हैं। कमेंट बॉक्स में बता देना कि कौन सा नया चैप्टर आपको पढ़ना है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।